नमस्कार दर्शकों, हाजिर हूं आपका विनोद कुमार। आज चर्चा करेंगे कि आज दिन भर की प्रमुख खबरें क्या हैं। आपको बताते चले कि कल ही पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट आया था। ये स्टेटमेंट ये था कि केंद्रीय गृह मंत्री यानी एमओएस होम ने ये स्टेटमेंट दिया, नित्यानंद राय ने। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में 30,000 लोगों को पब्लिक सेक्टर में और 5.2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी गई है। लेकिन आज महबूबा मुफ्ती ने इस पर ट्वीट किया है और महबूबा मुफ्ती को ये रास नहीं आ रहा है कि डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि इतना रोजगार केंद्र सरकार ने दिया है। और बड़ी दिलचस्प बात है कि कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि एक माहौल क्रिएट किया जाए कि जो स्टेटमेंट है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, जो स्टेटमेंट दी गई है वो गलत है। स्टेटमेंट एक बार तो फिर आपको बता दें, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने यह स्टेटमेंट दिया। हाउस के अंदर लिखित स्टेटमेंट था जिसमें यह कहा गया था कि 30,000 पब्लिक सेक्टर में नौकरियां दी है, 5.2 लाख जो है वो नौकरियां जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट की गई है। इस वक्त विक्रम रंधावा हमारे से जुड़ चुके हैं। विक्रम जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी नमस्कार विनोद जी, बढ़िया है। आज क्या है कि महबूबा मुफ्ती जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये गवर्नमेंट जो है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस झूठ बोल रही है, कोई रोजगार नहीं दिया है। इन्होंने फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर की ही नियुक्तियां की थी, उस पर भी धांधलियां सामने आई। ये कह रहे हैं कि गुमराह, ट्वीट के माध्यम से कहा है, ट्विटर कर कहा है कि ये गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए मैंने बहुत मुफ्ती के बारे में तो विनोद जी मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंदर से इतने जल बुझ चुके हैं कि उनको अब यही लगता है कि केंद्र सरकार कोई भी घोषणा करे, कोई भी किया हुआ काम अपने बताने का प्रयास करे तो उसको हमने शब्दों के माध्यम से या ट्वीट के माध्यम से उसका विरोध करना ही करना है। अलबत्ता अगर देश के गृह राज्य मंत्री जी ने लोकसभा के अंदर कोई बात रखी है तो सुनिश्चित तौर पर वो साधारण बात नहीं है, उसके पीछे जरूर कोई तथ्य भी होंगे, कोई आधार भी होंगे और उसकी विस्तार पूर्वक भी सूची भी होगी। वैसे हवा में तीर नहीं छोड़ा गया है। अलबत्ता महबूबा मुफ्ती के बारे में तो मैं ये जरूर कहूंगा विनोद जी के केंद्र सरकार को हमेशा गुमराह करने का एजेंडा जो कश्मीरी हुक्मरानों का रहा है, उस एजेंडे में मैडम महबूबा मुफ्ती का जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो बिल्कुल फिट बैठता था। आप केंद्र में सरकार ऐसी है जो इन जैसे कश्मीरी वो हुक्मरान जिन्होंने केंद्र को हमेशा गुमराह किया है उनकी ज्यादा तरजीह देते नहीं है। तो ये आप किसी न किसी तरीके से लाइमलाइट में रहने के लिए विक्रम सवाल ये भी उठता है विक्रम जी, अगर कोई ऐसा काम हुआ होता तो श्रेय लेने में भारतीय जनता पार्टी कम नहीं है। स्टेट के किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इससे पहले ये स्टेटमेंट कभी नहीं दिया कि 30,000 लोगों को पब्लिक सेक्टर में लगाया गया और 5.2 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से। देखिए अभी क्योंकि लोकसभा के अंदर बात आई है तो इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी सुनिश्चित तौर पर कलेक्ट की जाएगी। जितना ज्यादा बीजेपी इसका श्रेय लेने का प्रयास करेगी उतना ज्यादा हमारा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी लेगी। यकीनी तौर पर क्योंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पे भी कई बार लोग सवाल निशान उठाते हैं कि बेरोजगारी बढ़ा दी है। ना जाने ऐसा लगता है कि 2014 से पहले जम्मू कश्मीर के हर परिवार का हर सदस्य जो है वो सरकारी नौकर था। तो ये कहीं ना कहीं समाज को बरगलाने का प्रयास कश्मीरी हुक्मरान खास करके मैं कहूंगा मैडम महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला करते रहते हैं, तो इस पर ज्यादा तरजीह देनी नहीं चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का भी फर्ज बनता है कि केंद्र में एक मजबूत सरकार है। अगर गृह राज्य मंत्री जी ने कोई बात कही है तो उसके वो तथ्यों के आधार पे पब्लिक के अंदर जाना चाहिए। हम भी यकीनी तौर पे इसको अप्रिशिएट भी करेंगे। होम ने ये बात लोकसभा में कही है तो ये हवा में तीर नहीं छोड़ा गया है। विक्रम जी आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि ये जो एसआई की भर्तियां हुई थी आपके टेन्योर में, अब आप पेइंग की है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें धांधलियां हुई है ना, ये पिन पॉइंट कर रहे हैं। देखिए वो बिना आपके धुआं नहीं होता है विनोद जी। अगर उसकी 24 घंटे के अंदर इंक्वायरी बिठाएगी, इंक्वायरी की ऑनरेबल एलजी साहब ने 1 महीने के अंदर इंक्वायरी की रिपोर्ट भी आई और सीबीआई को तत्काल प्रभाव के साथ वो सारा केस हैंडओवर किया गया, तो यकीनी तौर पे उस पर बहुत कुछ है। मैं आपके माध्यम से पुनः आग्रह भी करना चाहूंगा ऑनरेबल एलजी
हिसाब से जी। कि वो खाली इन्वेस्टिगेशन न बन के रह जी। जाए। इसकी तह तक जाकर जो भी कल्प्रिट है, जी। साधारण व्यक्ति है, उच्च शक्ति का व्यक्ति है, सोशल है, पॉलिटिकल है, जो भी है, डिसीजन में है, ब्यूरोक्रेट है, नॉन जी। ब्यूरोक्रेट है, जी। तो उसका कोई पानी का पानी होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा विक्रम रंधावा बड़े फायरब्रांड नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं। अपने ही नेताओं के खिलाफ कभी बोल जाते हैं, बड़े मंत्रियों के खिलाफ बोल जाते हैं। उनका ये कहना है कि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जो स्टेटमेंट दी जाती है वो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट होती है, उसमें किसी तरह का हेरफेर नहीं किया जा सकता, कोई झूठ बोल नहीं सकता। तो मुद्दे पर आते हैं। हमने कहा था कि महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, ट्वीट में ये कहा गया कि ये कहां नौकरियां, कहां रोजगार दिया गया है। जो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि 30,000 नौकरियां जो है पब्लिक सेक्टर में दी गई हैं और 5,02,000 नौकरियां उन्होंने कहा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से दी गई है। तो कहीं ना कहीं अब इस पर वाक युद्ध शुरू हो चुका है। हर एक सियासी जमात अपने अपने हिसाब से इसको हैंडल करने का या अपने अपने हिसाब से इसका राजनीतिक मुफाद उठाने का कोशिश कर रही है। एमआर कुरैशी एडवोकेट है, सीनियर लीडर है, बड़े तजुर्बाकार हैं, वो जुड़ चुके हैं। कुरैशी साहब आदाब, अब ठीक है? कैसे है, सेहत ठीक है? कुरैशी साहब, कल एमओएस होम का जो स्टेटमेंट आया था उसके बाद महबूबा मुफ्ती जो सदर है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि कहां रोजगार दिया हमें दिखता नहीं है। इन्होंने 2 अपॉइंटमेंट करने का प्रयास किया था, 2 जगह पे, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर, दोनों में धांधियां बाहर रही। क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद जी, इसमें ये तो सदाकत है कि 5/2019 के बाद कहीं तो रिक्रूटमेंट का इतना इम्पल्क 30,000 की या 22,000 भी अगर देखें, कोई 1,000 के हिसाब से भी ईयर वाइज भी देखें या 2,000 ईयर वाइज भी देखें तो नहीं बनता। यहाँ तो 2 बड़े रिक्रूटमेंट हुई। एक वो हुई है ये अपने सब इंस्पेक्टर की, तो उसमें स्कैम आ गया। दूसरा जो फाइनेंस अकाउंट है उसमें भी स्कैम आ गया जी। तो पब्लिक सेक्टर में जो ये बात कहते हैं 30,000, उसमें या तो ये मिसकंसेप्शन हो गई, तो उन्होंने कोई जॉब और वैकेंसी जो है वो सेंक्शन की होता था। रिक्रूटमेंट कहाँ पर हुई है, किस सेक्टर में हुई है? बैंकिंग सेक्टर में नहीं हुई, एजुकेशन में नहीं हुई, पुलिस में नहीं हुई, कहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज में नहीं हुई, तो किस सेक्टर में हुई है पता नहीं। पब्लिक सेक्टर को कहाँ वो किस डेफिनेशन में लगाते हैं जी। आप? अगर ये 30,000 की रिक्रूटमेंट हुई होगी तो जो इस वक्त आज जो CMITE का जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का सर्वे है जी, वो ये कहता है कि इस वक्त सबसे टॉप पर मेरपुर हरियाणा के बाद इस वक्त जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है 25% अनएम्प्लॉयमेंट पर। जी, तो वो दोनों होना चाहिए था। जी। तो मुझे नहीं लगता ये किस तरह का रिकॉर्ड पेश किया है, क्या पता ये ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच में उन्होंने रहा। मैडम जी के बिल्कुल सही कहा है। जी। हम समझते हैं कि आप रिकॉर्ड बताते हैं एज ए सीनियर जर्नलिस्ट, आप हमें बता देगा कि इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट ईयर वाइज 2019 के बाद 19 हुआ, 20 हुआ, कोरोना के बीच में 21 तक तो ये 20-21 तक तो कोरोना रहा। राइट। बताओ कहाँ से ये सिलेक्शन हुई, किस तरह से इसकी रिक्रूटमेंट हुई। जी। तो कोरोना काल के दौरान उन्होंने कोई था दिखा दिया तो मैं नहीं समझता हूँ। जी। रिक्रूटमेंट करके तो लोग बैठाए हो दिल्ली में या हरियाणा में या कहीं खट्टर साहब के पास बैठाए हो तो मैं नहीं समझता। जी। लेकिन यहाँ तो कोई रिक्रूटमेंट दिखती नहीं है ना। जी, 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 कहाँ दिख रही है? जी। आप बता दें, अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो हम और मैडम जी को उनकी स्टेटमेंट को या मैं जो कह रहा हूँ उसको कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हैं तो कोई आदमी हमें बता दे रहे तो गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, स्पोक्स पर्सन है, वो कहे कि भाई ये लोग फला फला सेक्टर में हमने अपॉइंट किए थे, ये जारी है। जी। पब्लिक सेक्टर एज टेकिंग से मतलब क्या लेते हैं वो? जी, जी, जी। कैसे बात? जी, पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट की अंडर टेकिंग। जी, गवर्नमेंट कंट्रोल अंडर टेकिंग। हाँ, अगर वो ये कहते हैं कि प्राइवेट में या कहीं से तो बोलते लगता। जी, आप कहते हो कि इन्वेस्टमेंट आई, उससे कुछ नहीं। आप इन्वेस्टमेंट अगर 30,000 करोड़, 37,000 करोड़, 28,000 करोड़ और देखिए ना 50,000 रिक्रूटमेंट करते करते सत्यापाल मलिक साहब गोवा चले गए, गोवा से मंगालिया चले गए।
जी आप बताओ कहाँ रिक्रूटमेंट हुई? चलिए चलिए कुरैशी साहब बिल्कुल कुरैशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अमर कुरैशी पेशे से वकील भी है और बड़ी बात यह है कि मंजे हुए सियासतदान है। इन्होंने तर्क देकर के कहा कि आखिर बताएं कौन बच्चा कहां पर लगा है और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर किसको कहते हैं, ये भी कम से कम सरकार को ब्रीफ करना होगा। और उन्होंने कहा कि कहीं 2019 5 अगस्त 2019 को जब संवैधानिक बदलाव किया गया था उसके बाद से लगातार कोविड का कहर बरपा हुआ है, फर्स्ट फेज हो सेकेंड फेज हो लगातार। और ये एमआर कुरैशी कहते हैं कि उस कोविड के दौर में कहां से रोजगार दिया, ये तर्क एमआर कुरैशी का। शेख बशीर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता, फॉर्मर एमएलसी भी हैं और उन्होंने बड़े बड़े नेताओं के साथ काम भी किया है। कुरैशी साहब आपका स्वागत है। बशीर साहब आपका स्वागत है, क्षमा कीजिए। बशीर साहब ये जो स्टेटमेंट आया है कल भी हमने चर्चा की थी, आप इसको कैसे देखते हैं कि रोजगार दिया गया है 30,000 के करीब उन लोगों को रोजगार दिया गया जो पब्लिक सेक्टर में है और 5.2 लाख लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए विनोद जी, इन्होंने कहा है कि बुनियादी तौर पे सतपाल मलिक साहब जब गवर्नर थे तो उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर को 50,000 नौकरियां दी जाएंगी। जी अब ये समझ नहीं आया उस वक्त की कौन सी नौकरियां दी जाएंगी, नई की या पुराने थे कोई रिटायर होने वाले या जो रूटीन में रिटायर होते हैं उसके बाद भी नौकरियां जो है वो नए लोगों को लगने का मौका होता है। और कुछ जो गवर्नमेंट बीजेपी और पीडीपी की थी जब वो चले गए इस गवर्नमेंट से बाहर हो गए, उनके जमाने में भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा था, उनकी एडवर्टाइजमेंट हुई थी। तो बेसिकली रिक्रूटमेंट के मामले में बिल्कुल कंफ्यूजन है जम्मू कश्मीर में जी। और उसके बाद मुर्मू साहब आए, उसके बाद एलजी सेना साहब आए, रोज स्टेटमेंट आते हैं और ये कहते हैं कि हमने इतनी नौकरियां उसमें लगाई हैं, अब प्राइवेट सेक्टर में कहाँ किसको लगाया है कोई पता नहीं है। ये इनकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल फजूल है, इसका कोई मतलब नहीं है जी। और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उससे जाहिर हो गया जो इन्होंने एसआई के मामले में स्टैंड लिया और एसआई की जो नौकरियां हैं उसमें जो धांधलियां हुई हैं अभी तक वो कहते हैं लेकिन कर नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जी ये क्या नाम है नौकरियां जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बशीर साहब आपके टेन्योर में बंदरबाट हुआ करती थी, आपको याद नहीं है कि इस छोटी सी स्टेट में 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजिम है, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए साहब मैं आपको बताता हूँ, हमारे जमाने में कोई बंदरबाट नहीं थी, ये मैं बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूँ। और अगर किसको लगता है कि बंदरबाट थी वो इस वक्त गवर्नमेंट जो कर रहे हैं वो सामने लाए कौन सी बंदरबाट थी। हमारे वक्त में लोगों को लगाया गया रहबरे तालीम में, रहबरे ज़राअत में और बहुत डेली वेजर लगाए गए जो अभी सड़कों पर बैठे हुए हैं, डेली वेजर हजारों की तादाद में इसलिए सड़कों पर बैठे हैं कि उन्होंने 10-15 साल खिदमत की स्टेट की और अब इन्होंने सड़कों के ऊपर लाया है। आपको याद होगा कि बीजेपी जब गवर्नमेंट में अभी आई नहीं थी उन्होंने वादा किया था इनको कि हम रेगुलराइज करेंगे जी और उन्होंने उनको सड़कों के ऊपर लाया, ये हकीकत है जी। और इसकी किसी बात में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट। अब आप खुद देख रहे हैं, आप देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ कितना चला गया है, जो 7% था वो 22% से ऊपर चला गया, 24% जी। और इसी तरह अगर ये वाकई सिंसियर होते तो जो इनके पास आज भी कोई पॉलिसी है नहीं जी। और जो देखिए ना सब्सिडी उस जमाने में अगर किसी ने अप्लाई किया था उनको सब कैंसिल किया जी, तो क्या कैंसिल जी। और कुछ ओवर एज हो गए जी। और ये करना क्या चाहता है, ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप सिर्फ अपने लिए होता है, ये सिर्फ लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। चलिए ठीक है बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। शेख बशीर सीनियर नेता है, तजुर्बाकार भी हैं, उनका ये मानना है कि ये मिसलीड कर रहे हैं, इस तरह की स्टेटमेंट देकर के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, अगर हम अपनी रियासत की अर्थव्यवस्था या माली हालत पर विचार करें तो मोर देन 62% ऑफ टोटल बजट हमारा जो है सैलरी कंपोनेंट में जाता है, हमारा मिसलिनियस में जाता है, हमारा पेंशन कंपोनेंट में जाता है, या फिर जो हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, एशियन बैंक से लोन लिया है, उसके इंटरेस्ट में जाता है।
तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल कम होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि हमने सरकारी नौकरियां लाखों की तादाद में दी। हमारी जो नौकरियों की तादाद है वो करीब 4.25 लाख है और हमारी जनसंख्या है उसके अनुपात के मुताबिक ये बहुत ज्यादा है। कपिल सिंह कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल जी, स्टेटमेंट आपने भी सुना होगा, क्या राय है आपकी, क्या उसमें सदाकत है? हम सरकार को ये पूछना चाहते हैं कि जिन पदों को भरने का वो दावा कर रही है जी, वो कहाँ पूरे किए गए, कहाँ बने गए हैं वो पद? जी, एजेंसी के थ्रू बने गए हैं क्या? जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जी, बने गए हैं जी, क्या? पब्लिक कमीशन के द्वारा बने गए हैं? जी, कोई बैकडोर एंट्री हुई है? जी, एम्प्लॉइज है जी, वो परमानेंट किया गया है? सरकार पब्लिश करे ना उस लिस्ट को। जी, जिस सरकार में ये एम्प्लॉइज जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है और एम्प्लॉइज लगाए गए हैं, सरकार पब्लिश करे जी, और आम जनता को बताए, जी, हमें भी पता चले, मीडिया को भी पता चले कि किस जगह पे है। डिपार्टमेंट के अंदर उस जगह इन पदों को भरा गया है। जी, जी, कपिल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आपने देखा कांग्रेस का भी ये कहना है कि कम से कम ट्रांसपेरेंट वे में अब बताइए कहाँ लगाया है। केंद्र सरकार बताए, राज्य सरकार एलजी प्रशासन बताए कि आखिर किस किस व्यक्ति को कहाँ कहाँ पे लगाया गया, कहाँ कहाँ रोजगार दिया गया, किस पब्लिक सेक्टर में रोजगार दिया गया है, किसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए सरकार की मदद से रोजगार दिया गया है। ये सारे मुद्दे अब एक राजनीतिक रंगत लेते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अभी भी तर्क है कि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कोई भी चीज झूठी नहीं बोली जा सकती, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स साथ में होंगे तभी तो ऐसी बात की होगी। अब ओपी खजूरिया आम आदमी पार्टी से हैं। खजूरिया साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। वेल, यही है कि आज कुछ लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, डिमांड भी कर रहे थे कि सरकार बताए कि 30,000 पब्लिक सेक्टर में और 5 लाख सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया। आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है जम्मू कश्मीर के अंदर, जी, जहाँ एम्प्लॉयमेट देना तो बड़ी दूर की बात है, जी, लोगों की एम्प्लॉयमेट छीन रही है, जी, रोजगार छीन रही है। जी, ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज इस समय के अंदर सरकार, चाहे वो हम देश भर में बात करें या जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर बात करें, जी, ये जो मौजूदा जो इनकी आर्थिक नीतियां हैं, उन नीतियों के मुताबिक जब वित्त पूंजी व्यवस्था की बात करती है ये सरकार, जी, तो वित्त पूंजी व्यवस्था में नौकरियां उत्पन्न नहीं होती, उल्टा नौकरियां जाती हैं। जी। जहाँ पूंजी उगाती कुछ नहीं है, जी। उल्टा पूंजी अपने आप को बढ़ाने का काम करती है। तो जी। नौकरियां कहाँ से जी। आएंगी? जहाँ बहुत सारी कंपनियां जब देश के अंदर फाइट अप हो रही हैं, तो लेकिन कुछ सब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऑन दी फ्लोर ऑफ हाउस कोई एमओएस होम, यूनियन एमओएस होम झूठ बोल सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है, संभावना है? बहुत बार ऐसा हुआ है जी, बहुत बार ऐसा। आपको पता होगा जब धारा 370 खत्म हुई तो पार्लियामेंट के अंदर यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पाक अधिकृत कश्मीर के शरणार्थी हैं, जी, उनको वहां पे नागरिकता नहीं है। तो ये झूठ था। जी, ये एक समय में ही बहुत बार जो पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला जाता है। जी, और जम्मू कश्मीर के बहुत सारे इश्यूज के ऊपर जी, जम्मू कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी है वो केंद्र की सरकार को वास्तविकता से परिचित नहीं करवाती। जी, तो बहुत सारे समय पे ऐसा हुआ है। जहां तक रोजगार की बात है, जी, जम्मू कश्मीर के अंदर काफी अरसे से रोजगार देना बड़ी दूर की बात है। मैंने कहा जी। कि जो ऑलरेडी इन्होंने रिक्तियां जो निकाली थी, जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने, जी, वो उनको नल एंड वाइट किया, जो एडवर्टाइजमेंट थी उनको नल एंड वाइट किया। राइट, तो मुझे बताइए, टेस्ट लेने के बाद लिस्ट क्वेश्चन कर दी जाती है। राइट, खजूरिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपका समय का अभाव है, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। वेल, ओपी खजूरिया, उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये चीजें ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस झूठ बोला गया। लेकिन अब हम बड़ी खबर से आपको अवगत करवाते हैं। इंपॉर्टेंट खबर है, एमओएस होम, यूनियन एमओएस होम नित्यानंद ने अपने एक सवाल के जवाब में कहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो संवैधानिक बदलाव आया था उसके बाद से लेकर के आज तक
118 लोगों की मौतें हुई हैं, जिसमें 21 लोग गैर मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक हैं, 5 कश्मीरी पंडित हैं, 16 हिंदू और सिख हैं। यानी अभी तक जो नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है इस संशोधन के बाद, वो ये है कि 118 लोगों की मौतें हुई हैं। अश्विनी चरंगू हमारे से जुड़ चुके हैं। चरंगू साहब, स्वागत है आपका। जी बताइए, करिए। कैसे आप? ठीक हैं? बढ़िया से? जी हाँ जी, जी 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 ठीक है। आज पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट आया है हाँ जी, हाँ जी। 118 लोगों की मौत जाने गई हैं 5 अगस्त 2019 के बाद, जब से संवैधानिक बदलाव हुआ, 370 में संशोधन हुआ, 35 को रिपील किया गया। क्या कहेंगे इस पर? 5 कश्मीरी पंडित भी मारे गए। जहाँ तक टेररिज्म के कारण लोगों के मारे जाने की बात है, उसमें कोई ये नई बात नहीं है। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के लोग ये बात जानते हैं, और यहाँ पर टेररिज्म जम्मू कश्मीर में मर नहीं चुका है, भले ही सरकार कितने भी दावे करे। राइट। अभी आतंकवाद जिंदा है। हाँ, ये बात जरूर है कि आतंकवाद में कोई कमी आई होगी, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान इस आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है और उसको बल दे रहा है, ये तो उनकी आखिरी कोशिश है कि वो जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज करके रखे, और ये आतंकवाद इमीडिएटली चरंगू साहब, सिलेक्टिव किलिंग को आप कैसे देखते हैं? सिलेक्टिव किलिंग्स भी जारी रहेगी। मैं तो ये मानता हूँ कि सिलेक्टिव किलिंग्स इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टेररिस्ट जी। रजीम। ये उनका बड़ा जरूरी है, क्योंकि विक्टिम्स जो हैं वो इस तरह के लोग होते हैं जिससे एकदम न्यूज फ्लेयर अप हो जाती है, और टेररिज्म के बारे में लोगों को पता लग जाता है, और ये इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ओवरऑल टेररिस्ट रजीम है, और ये मुझे लगता है कि अभी जारी रहेगी, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। क्योंकि पाकिस्तान के साथ में जिस तरह की भी सिचुएशन अभी अंदरूनी है या बाहर से है, दे आर हेल बेंट अपॉन टू सेंड टेररिस्ट टू कश्मीर, टू सेंड डिफरेंट वेज ऑफ। लेकिन सवाल ये उठता चरंगू साहब, जो स्ट्रेटेजी इख्तियार की गई है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, उससे क्या सिलेक्टिव किलिंग को रोका नहीं जा सकता है? मुझे नहीं लगता अभी कोई सिलेक्टिव किलिंग रोकी जा सकती है। मेरा ये मानना है, जिस तरह से पिछले 35 साल में टेररिज्म जम्मू कश्मीर में रहा है, और पर्टिकुलरली कश्मीर में रहा है, इसका एक्सपेंशन जो है वो इसका इम्पोर्टेंट डायमेंशन है। वो इसको इस तरह से रोका नहीं जा सकता कि या तो उसके लिए आमूल चूल परिवर्तन पॉलिसी में लाना होगा। जी। तो जम्मू कश्मीर की दृष्टि से अगर देखा जाए, देखिए कश्मीर में 3 हिस्से हैं पॉपुलेशन के। राइट। एक हिस्सा वो पॉपुलेशन का है जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, दूसरा हिस्सा वो है जो चुप करके बैठा हुआ है, जो ना हाँ कह रहा, ना कह रहा, और तीसरा एक है तबका, वो मिन्स्क्यूल है, जो इसके खिलाफ कभी कभार आवाज उठाता है। जी। ये तीनों तबके जो हैं कश्मीर में जो है, उसमें सबसे कमजोर जो है वो आतंकवाद के विरुद्ध बोलने वाला है, उसकी कोई से नहीं है, और जब तक ये सिचुएशन कश्मीर में रहेगी, आतंकवाद जारी रहेगा। जी। चरंगू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। अश्विनी चरंगू भाजपा के नेता है, कश्मीरी पंडित नेता है, और ये कश्मीर में बड़ा पेनिट्रेट करते हैं, कश्मीर के हालात पर पूरी नजर रखते हैं, और कश्मीर में क्या परिस्थितियां, सियासी क्या परिस्थितियां, राजनीतिक तौर पर या फिर जो सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी इनकी पैनी नजर रहती है। और इनका ये कहना है कि सिलेक्टिव किलिंग कंटिन्यू रहेगी, और जब आतंकवाद अंत पर होता है तो तब सिलेक्टिव किलिंग का सहारा लिया जाता है, सुर्खियां या अपने आप का जो एग्जिस्टेंस है उसको शो करने के लिए आतंकी इस मॉडस अप्रेंडी को इख्तियार करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सारे टेन्योर में कोई भी कश्मीरी विस्थापित पंडित ने कश्मीर से पलायन नहीं किया है। राजीव कोशरा मेरे मित्र भी हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता हैं, प्रवक्ता हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार विनोद जी। एक बड़ी बात यह है कि आप जो मर्जी कहें, विपक्ष जो मर्जी कहे, दिलचस्प बात यह है कि एक भी कश्मीरी विस्थापित पंडित ने 5 अगस्त 2019 से लेकर के अभी तक पलायन नहीं किया, वापस नहीं किए कश्मीर से। सर विनोद जी, ऐसा नहीं है जी। पलायन किया हुआ है, लोग अनऑफिशियल निकले हुए हैं, इनके डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहे, लोगों की काफी संख्या में लोग बाहर रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। जी। स्थिति नॉर्मल नहीं है। अब चीजें छुपाए, पलायन का मतलब है आप
या आपका रिलीफ के दफ्तर में माइग्रेंट ट्रीट करना वहाँ होगा जी। नहीं, तो वो वापस जाएंगे नहीं। उसको आप विस्थापित कहो, ना कहो, पलायन कहो, नहीं कहो, तो एक ही बात है। जी, लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं ये जो फिगर आई है उससे साफ जाहिर होता है कि आप जिस तरीके से कश्मीर के हालात को दर्शाते हैं, विपक्ष की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, तो इनका यानी सरकार का ये कहना है कि वहां हालात इतने ज्यादा नासाज नहीं है। सर, आपके सामने बैंक मैनेजर विजय कुमार को मार दिया गया, जी। होमोसाइड बनाया था। जी। उससे पहले नवीन निश्चल को मारा गया। जी। और आज तक आप ये मुझे बताइए कितने लोगों ने वहाँ जो होमोसाइड बाहर वालों ने बनाया, कितनों ने जमीन ली है? जी। क्या गवर्नमेंट के पास इसका कोई है खाका? जी। कुछ भी नहीं। जी। और गवर्नमेंट गुमराह करने की कोशिश कर रही है। जी। मैं कह रहा हूँ सिलेक्टिव किलिंग तो मान लो हुई कि नहीं हुई, जी। लोगों को मारा जा रहा है कि नहीं मारा जा रहा? Right. ऐसे का माहौल है नहीं है, जो है वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, जी, तो फिर आप क्या चलिए। करोगे? उसको कहाँ चलिए राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। शुक्रिया जनाब जी, थैंक जी, यू। जी। कहीं ना कहीं राजीव साहब जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनका कहना है कि ऑफिशियली भले ही प्लान ना हो, लेकिन कश्मीरी विस्थापित पंडित वापस जम्मू लौटे हैं। अब हम बात करेंगे 25 सरपंच की। 25 सरपंच ने आज सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट उनका जायज इसलिए लग रहा था, उन्होंने कहा कि हमें कंप्यूटर भी दे दिया, वाईफाई भी दे दिया, लेकिन उसको ना हमें चलाना आता है, ना हमें ट्रेनर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और दूसरी बड़ी बात है, इतने महंगे सामान के लिए एक चौकीदार तक नहीं दिया है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लाइबिलिटी जो पुरानी है मनरेगा की, वो लाइबिलिटी का भुगतान नहीं किया जा रहा। और उनका कहना है इस वक्त पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, सारे का सारा बोझ जो है बना रहता है 25 सरपंच पर। अवतार सिंह जी हैं हमारे साथ। सरपंच साहब, आपका स्वागत है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। हाँ जी, आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज के प्रोटेस्ट का प्रमुख कारण क्या था? क्या आपके पास चौकीदार नहीं है, या मनरेगा की लाइबिलिटी है, या पंचायत घर नहीं है? देखो, मैं सरपंच अब्बास जी कटरे से बोल रहा हूँ। जी अवतार जी। मैं आपको आज का जो प्रोटेस्ट था हमारा, जी। हमने तकरीबन 4 साल होने को जा रहे हैं हमारी पंचायतें बने हुए। जी। हमें आज तक चौकीदार तक प्रोवाइड नहीं किए। राइट राइट राइट। हमारी पंचायतों में जब हमें जाना पड़ता, पहले जाके हमें खुद झाड़ू लगाना पड़ता वहां पर। जी जी जी। कहीं अवतार जी और भी दिक्कतें आ रही होंगी, क्योंकि अभी पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, ना एमएलए है, ना एमएलसी है। आपके पास बोझ बढ़ गया होगा। ऑनरेरियम भी आपको मात्र 2500 रुपया मिलता है। चलिए, उनसे संपर्क टूट गया। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।